नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम खास खबर और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। बात करेंगे आज हरियाणा की ठंड पे। हरियाणा में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। प्रदेश में धुंध और शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ाई हुई है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसी बीच मौसम विशेषज्ञों की माने तो सर्दी लोगों को अभी और सताएगी। कई जिलों में मौसम का रेड अलर्ट भी है और इसी बीच ट्रेनों पर भी धुंध का असर देखने को मिल रहा है। करीब 3 दर्जन रेलगाड़ियों देरी से चल रही है और जनवरी बीतने को है, लेकिन ठंड जाने का नाम नहीं ले रही। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर से लोग कांप रहे हैं। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन पर खास असर पड़ रहा है। ऊपर से कोहरे की मार से लोगों का हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें सुबह सुबह ऑफिस या अपने कारोबार के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 18 घंटों में ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं और उत्तर भारत के कई जिलों में बारिश के अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सिरसा में पहले ही न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा चुका है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ और दिनों तक लोगों को ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। साथ ही मौसम विभाग ने हरियाणा पंजाब में भी 1 फरवरी के आसपास हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है, जबकि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, पंचकुला, यमुनानगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 250 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली जेट स्ट्रीम विंड्स ने भी ठंड बढ़ाई हुई है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कोहरा किस तरह से छाया हुआ है और ठंड लगातार जो है बढ़ती जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अलाव का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। कोहरे बढ़ते जा रहे हैं। धुंध की वजह से आगे दिखना कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से यातायात जो है इस पर असर पड़ रहा है। बढ़ती ठंड की वजह से लोगों के जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है और ठंड जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि 13 साल का रिकॉर्ड इस बार हरियाणा में ठंड का टूटा है और अभी भी लगातार ठंड जो है जारी है। और कुछ ही दिनों में बता दें आपको 1 फरवरी के आसपास मौसम विभाग ने हल्की बारिश, बूंदाबांदी के अलर्ट भी जारी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तर भारत में कई जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के भी अलर्ट प्रशासन ने जारी किए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से ठंड की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और कोहरा इतना लगातार बढ़ते जा रहा है कि विजिबिलिटी मानो शून्य हो गई है और इसी के कारण ट्रेनें भी अब देरी से चल रही हैं। इसका असर यातायात पर पड़ रहा है और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जगदीश कालावाली से हमारे साथ जुड़ेंगे और ओपी शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। जगदीश, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कालावाली में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? मैडम खोलिए। जगदीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जगदीश से नेटवर्क बनाने की कोशिश करेंगे, तब तक हम ओपी आपके पास आते हैं। चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है ठंड को लेकर? देखिए, आने अगर हम मौसम की बात करें तो एक बार फिर जो है न्यूनतम टेम्परेचर में बढ़ोतरी होनी शुरू होगी। जो टेम्परेचर करीबन उत्तर हरियाणा के अंदर सामान्य से 5 डिग्री से कम
जो चल रहा था वो टेम्परेचर बढ़ोतरी होगी, लेकिन वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के पास आ गया। आप खुद देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में इस वक्त जो है वो अच्छी धूप खिली है। हालांकि जो हिमाचल के अंदर 2 दिन पहले जो तेज बर्फबारी हुई है उसके चलते एक शीतलहर जरूर चल रही है, लेकिन कह सकते हैं कि मौसम काफी अच्छा और खुशगवार जो है वो चंडीगढ़ में बन गया है। हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में भी यही स्थिति है, जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो जो है बढ़ने लगा। अगर हम आज 8 बजे की बात करें जो आज न्यूनतम टेम्परेचर लिया गया तो हरियाणा के अंदर हिसार के अंदर सबसे ज्यादा न्यूनतम टेम्परेचर 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके बाद रोहतक में 10.2, सिरसा में 10 डिग्री और रोहतक में न्यूनतम टेम्परेचर 9.8 और गुरुग्राम में 9.6। और अगर हम सबसे कम न्यूनतम टेम्परेचर की बात करें वो पंचकुला के अंदर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया। जहाँ तक मौसम की बात है तो आज 29 फिर एक हिमाचल के अंदर जो है वो एक वेस्टर्न कोहरे से क्या लगातार जो कोहरा बढ़ा हुआ था, क्या उससे थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है चंडीगढ़ में लोगों को? देखिए, आने अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा से बिल्कुल अलग है। हिमाचल के बहुत करीब है। हिमाचल अगर शिमला की बात करें तो करीबन 3 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं होती और सर्दियों में ज्यादा जो है सर्दी नहीं होती। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं मेरे पीछे देखकर कि किस तरीके से एक चमकीला दिन जो है वो आज एक सनी डे जो है वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया गया। कल और परसों अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तब भी वहां पर ही ऐसा था। चंडीगढ़ में आमतौर पर जो है धुंध की कोई समस्या नहीं रहती, लेकिन हाँ अगर बारिश हो जाती है तो एक बार टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे चला जाता है। और अगर कल हिमाचल के अंदर जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की जो एक मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की गई है वो अगर कहीं सही होती है तो मान सकते हैं कि उत्तर हरियाणा के अंदर जो अच्छी बारिश होगी, जिसके बाद एक बार मौसम जो है साफ होगा, लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर जैसे ही 48 घंटे बारिश को खत्म होंगे तो एक बार फिर जो है कोहरा और ठंड अपना प्रकोप दिखाएगा। हम ये कह सकते हैं कि सर्दी का जो सेकंड लास्ट फेज है वो इस वक्त चल रहा है और फाइनल फेज अगर 1-2 दिन में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी इलाकों में एक्टिव हो जाता है तो एक दूसरा ठंड और 1 हफ्ते का जो सेकंड फेज सर्दी का है वो और लोगों को जो देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं कि 10 फरवरी के आसपास जो है मौसम एक तरीके से बहुत अच्छा और सामान्य होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल ओपी, आपकी तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि आपके पीछे अगर हम देखें तस्वीरों में तो आसमान साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा, जहां पर हमारे सहयोगी जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर थोड़ी ठंड की स्थिति चंडीगढ़ से अलग है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई वहां पे जगदीश, आप हमें अपडेट कीजिए। की बात करें तो सिरसा का टेम्परेचर 10 से 11 डिग्री देखा जा रहा है। अगर कोहरे की बात करें तो घना कोहरा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी छाया हुआ है। 11 बज चुके हैं। कहीं ना कहीं कोहरे का कोहराम जो है दिखाई दे रहा है। अगर बात करें सर्दी की तो शीतलहर चल रही है। आग कपाने वाली जो सर्दी है वह कहीं ना कहीं अभी भी सर्दी का प्रकोप है जो जारी बना हुआ है। उसको लेकर सर्दी को लेकर अभी देखने को मिल रहा है कि आज कल से स्कूल खुल जाएंगे। उसको लेकर अभिभावकों की मांग है कि 1ली से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी स्कूलों की छुट्टियां जरूर बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी सर्दी गई नहीं है और सर्दी का प्रकोप जारी है। और कोहरे की बात करें तो कोहरा भी घना छाया हुआ है। इस कोहरे को देखते हुए किसानों के चेहरे जरूर खिले हुए हैं। जिन किसानों ने गेहूं और सरसों की फसल बीजी हुई है उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी देखी जा रही है। उनका कहना है कि अगर यूं ही कोहरा आता रहा, धुंध पड़ती रही तो कहीं ना कहीं गेहूं का दाना मोटा और पैदावार अच्छी होगी। और जिन लोगों ने आलू या चना की फसल या अन्य सब्जियां बीजी हुई है कहीं ना कहीं उनके नुकसान जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि जो पाला पड़ रहा है, जो सर्दी पड़ रही है उससे अन्य फसलों को काफी नुकसान है जो देखा जा रहा है। जी अनया। जी जगदीश, बिल्कुल आपके पीछे कोहरा तो देख रहे हैं हम। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां अभी तक नहीं की गई हैं, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्या बच्चों की स्कूल की छुट्टियां नहीं की गई तो उनके समय में कोई बदलाव किया गया है? जी बिल्कुल अनाया, जहाँ तक हरियाणा सरकार की ओर से लेटर निकाला गया था कि 29 तारीख को स्कूल लगेंगे, लेकिन कहीं गणतंत्र दिवस को लेकर डिप्टी सीएम सिरसा में उन्होंने घोषणा की थी कि 29 को छुट्टियां रहेंगी। लेकिन आज देखने को मिला कि सरकारी स्कूलों में तो छुट्टियां रही, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है उनमें आज छुट्टियां नहीं है। और स्कूलों में जो समय का बदलाव है वह भी नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं छोटे बच्चों को जरूर परेशान होते देखा गया। सुबह सुबह जो छोटे बच्चे थे धुंध में निकलना और उनको काफी वैन में जाना या ऑटो रिक्शा में जाना, तो कहीं ना कहीं कोहरे के प्रकोप के कारण छोटे बच्चे उनके अभिभावकों को परेशानी जरूर देखी गई। उनका यही कहना था कि
5-4 दिन की छुट्टियां और पहली से लेकर 5वीं तक जरूर बढ़ानी चाहिए। सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है। जी नहीं, बिल्कुल जगदीश, हम भी सरकार से ये अपील करेंगे कि बच्चों की छुट्टियों को थोड़ी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जैसे कि हमने पिछली बार भी इस पर चर्चा किया था और हमने बच्चे से खुद बात की थी कि उन्होंने बताया था किस तरह से कोहरे की वजह से उन्हें यातायात में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें यातायात में मुसीबतें आती हैं और किस तरह से उन्हें डर सताया रहता है कि कभी कोहरे की वजह से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हम भी प्रशासन से ये अपील करते हैं कि अगर छुट्टियां बढ़ा सकते हैं बच्चों की तो इसे बढ़ा दी जाए। इसके साथ पलवल प्रवीण, मैं आपके पास आती हूँ, क्या कुछ स्थिति ठंड की वहां बनी हुई है? अनाया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ठंड में कोई कटौती नहीं है। शीत लहर जारी है चारों तरफ से। अगर कहीं भी चले जाते हैं धूप का कहीं भी कोई जिसे कहते हैं कि दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हालांकि 2 दिन पहले तो मौसम भी सुहाना हुआ था, लोगों को बड़ी उम्मीद जगी थी शायद अब कहीं मौसम हो सकता है, सूर्य नारायण दर्शन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं अभी संभावना नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि 15 फरवरी तक यूं ही मौसम बना रहेगा और आने वाले समय में बरसात भी देखी जा रही है। इसी बीच प्रवीण, मैं आपको रोक के बताना चाहूंगी कि 13 साल का जो रिकॉर्ड है इस बार टूटा है हरियाणा में। और आपको बता दें कि 13 साल बाद इतनी कड़ाके की ठंड पड़ी है। अभी भी 18 घंटे बाद जो है ठंड और बढ़ने की स्थिति, प्रशासन ने इसके अलर्ट जारी कर दिए हैं लोगों के लिए। जी प्रवीण, आपके पास आएंगे फिर से। जी बिल्कुल, प्रशासन का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी ठंड गई नहीं है, ठंड बिल्कुल बनी भी है। ठंड का कई लोग चर्चा कर लेते हैं कि कहीं एकदम सूर्य दर्शन देते ही लोग एहसास करने लगते हैं कि शायद अब ठंड चली जाएगी, लेकिन ये हम लोग भूल चुके हैं कि मौसम जो है मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी को भी अगर हम देखकर चलते हैं कि उससे हर मौसम जो है वो लगातार कहीं से आगे आगे बढ़ता जा रहा है, जिस कारण इसका विपरीत असर भी पड़ रहा है, जिस कारण ठंड भी, हालांकि दिसंबर में यही जो ठंड जो दिसंबर की ठंड कहलाई जाती थी और जनवरी के मौसम में तो ये जाती भी ठंड कहलाई जाती है, लेकिन अभी तक जनवरी का पूरा महीना उसी ठंड में गुजर चुका और आगामी फरवरी के महीने 15 फरवरी तक भी मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरह से ठंड जारी रहेगी और इसके लिए तमाम लोगों को बचाव रखना भी जरूरी है। वहीं जो वृद्ध लोग हैं, जो खास करके वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं, उनके लिए तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खास करके जो हृदय से ग्रस्त लोग हैं या अस्थमा से ग्रस्त लोग हैं, उनको इस ठंड से बचना होगा और उनके लिए काफी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि ऐसे बदलते मौसम में तो खासकर बुजुर्गों को तो अपने घर में अलाव या कुछ अंगीठी या कुछ हीटर वगैरह का सहारा लेना चाहिए ताकि उनको बचाव मिल सके। लेकिन ठंड का जो हम बात कर ले रहे, ठंड अभी बिल्कुल नहीं जाएगी, कोई इसमें कटौती नहीं है। ठंड का असर यूं ही बना रहेगा और शीतलहर चल रही है। शीतलहर के साथ जो लोग जो 2 पहिया वाहन चालक है उनको वाहन चलाने में तो दिक्कत है ही, और 4 पहिया वाहन वाले उनको भी कहीं ना कहीं ठंड का असर देखा जा रहा है। जी अनाया। जी बिल्कुल प्रवीण, ठंड का असर तो हमें भी देखने को मिल रहा है। हम अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में खासकर ठंड का असर देखने मिल रहा है और इसका असर हर जिलों में पड़ रहा है। फिर हम बात करें हरियाणा, पंजाब की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, हर जिलों में जो है अलर्ट भी जारी है लगातार। ओपी, आपके पास आएंगे। जो आपने जैसा कि कहा कि चंडीगढ़ में हालांकि इतनी ठंड नहीं है और पंजाब, हरियाणा से चंडीगढ़ में स्थिति जो है अलग होती है हर बार, लेकिन अगर हम बात करें कि कोहरे और बढ़ती ठंड की वजह से जो यातायात है, जो ट्रेनें हैं, जो फ्लाइट्स हैं, वो कैंसिल होती हैं, वो रद्द होती है, उनके टाइमिंग्स पर असर पड़ता है। तो उस वजह से जो लोग चंडीगढ़ से ट्रैवल कर रहे हैं, चंडीगढ़ से जो गुजर रहे हैं, तो उनके लिए यातायात में बहुत परेशानी होती है और सभी यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या प्रशासन कुछ करते दिखाई दे रही है चंडीगढ़ में? ये आन्या, अगर हम बात उसकी ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक चंडीगढ़ के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, चंडीगढ़ यूटी ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं वो सिस्टम इतना मजबूत है कि शायद ही जो है प्रशासन को किसी तरह का अरेंजमेंट करना पड़ता है। जहां तक बाकी देश के बाकी राज्यों की बात करें तो इस वक्त मौसम उस स्थिति में आ गया है जैसे सूरज उगने के बाद और शाम को छिपने तक जब मौसम साफ रहता है और इसके जैसे सूरज छिपता है तो एक बार फिर जो धुंध होती है वो पड़नी शुरू हो जाती है। देर रात तक जो वो काफी तेज होते हैं, लेकिन जैसे सुबह 6 साढ़े 6 बजे के बाद जो है कोहरा हल्का सा छटने लगता है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरीके से साफ हो जाता है। लेकिन अगर हम जिन इलाकों में इस वक्त गेहूं की फसल है तो उसके अंदर हल्की सी सिंचाई लोगों की तरफ जो है वो जो तीसरी सिंचाई गेहूं में की जाती है वो की गई रहती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इन इलाकों में जो ज्यादा प्रकोप देखना पड़ता है। अगर हम साउथ हरियाणा की बात करें, भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है वो काफी हद तक उत्तर भारत के, हरियाणा के जो बाकी पार्ट हैं उनसे काफी अलग। चंडीगढ़ में अभी क्या तापमान दर्ज किया गया है? क्या तापमान अभी दर्ज किया जा रहा है ऑन एवरेज? देखिए, ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो अगर आज पंचकुला का जो टेम्परेचर था वो 6.5 डिग्री के आसपास जो है न्यूनतम टेम्परेचर सुबह करीबन 7 बजे के सूरज उगने से पहले जो न्यूनतम टेम्परेचर हर रोज जो दर्ज किया जाता है वो
पंचकुला में जो 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। लेकिन अगर हम उसको छोड़ दें और बाकी राज्यों की देखें तो बाकी राज्यों का टेम्परेचर जो है वो 8 से जो है वो 11 डिग्री के आसपास जो है वेरिएट कर रहा है। तो ये काफी एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम आज हिसार की बात करें तो हिसार में सबसे ज्यादा जो 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अगर एक हफ्ते पहले बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर जो है सामान्य से जो है करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे 7-8 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो दर्ज किया जाता है। लेकिन आज जो हिसार का टेम्परेचर 10.5 डिग्री सेल्सियस ओपी, ये 6 डिग्री के आसपास मतलब ठंड की श्रेणी में ही हम ऐसे गिन सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी ठंड की स्थिति बनी हुई है और जनवरी का महीना खत्म होने को है। पर लेकिन अगर 6 डिग्री चंडीगढ़ में भी बनी हुई है मतलब वहां पर भी ठंड की स्थिति है फिलहाल लोगों के लिए, ऐसा हम समझें? चंडीगढ़ के अगर हम टेम्परेचर की बात करें आने तो चंडीगढ़ का जो टेम्परेचर था वो 8 डिग्री सेल्सियस जो दर्ज किया है, क्योंकि जैसे जैसे आप पंचकुला की तरफ जाते हो तो जो हिमाचल की पहाड़ियां हैं वो और नजदीक आती रहती हैं। तो और चंडीगढ़ के पंचकुला के मुकाबले चंडीगढ़ जो है काफी हरा भरा और एक खुले इलाके में एक वेल प्लानिंग के साथ बनाया गया है। वहीं अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला एक पुराना शहर है जो धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है। वहां पर भीड़ भड़का चंडीगढ़ के मुकाबले जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके चलते वहां का टेम्परेचर जो है वो हिमाचल के नजदीक लगने के चलते जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा 1.5 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास कम चल रहा है। वहीं अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो टेम्परेचर था वो करीबन 8 डिग्री सेल्सियस और जो इसकी मौसम विभाग की जो ऑब्जर्वेटरी है उसका टेम्परेचर जो है वो 7.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों लगभग सेम टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं दर्ज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो टेम्परेचर चंडीगढ़ के टेम्परेचर की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान 0.7 मतलब लगभग 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है न्यूनतम टेम्परेचर बढ़ा है, जो सामान्य से शायद 0.8% के आसपास जो है वो कम आसपास के पास कम चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली जो है वो अपने एक सामान्य टेम्परेचर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे हिसार में अभी टेम्परेचर की बात करें जो 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था वो सामान्य से अभी भी जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम है। तो उस लिहाज बिल्कुल ओपी, कि जैसा कि आपने अभी हिमाचल का जिक्र किया तो और चंडीगढ़ में भी अच्छा खासा टूरिज्म रहता है। सर्द के दौरान खासकर जो लोग हैं हिमाचल और उत्तर की तरफ ट्रैवल करते हैं, चंडीगढ़ से होते हुए जाते हैं, चंडीगढ़ में भी उनका स्टे होता है। तो चंडीगढ़ में टूरिज्म पर क्या कुछ असर पड़ा है इस ठंड की वजह से इस बार? देखिए आने अगर हम चंडीगढ़ के टूरिज्म की बात करें तो ये मौसम चंडीगढ़ में टूरिज्म के लिए काफी बेहद अच्छा रहता है, क्योंकि दिन में धूप खिली रहती है और आपको जो सर्दी हो जाती है दिन में लोग रोज गार्डन, रॉक गार्डन या सुखना लेक वगैरह के ऊपर जो है वो घूम सकते हैं शाम। और साथ ही यहाँ पर जो बाकी आसपास जो छतबीर जू है उसका भी जो अवलोकन करते हैं शाम को। वहीं सुखना लेक के ऊपर जो सर्दी की वजह से हल्की हल्की धुंध पड़ती है तो उसके बाद नजारा काफी अच्छा होता है। तो कह सकते हैं कि टूरिज्म के लिहाज से जो जनवरी, फरवरी और मार्च का जो एक महीना है वो काफी अच्छा रहता है। मार्च के बाद जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टूरिज्म थोड़ा सा चंडीगढ़ के इधर अप्रैल के बाद जो चंडीगढ़ में जो टूरिज्म कम हो जाता है। लेकिन इन दिनों टूरिस्ट की जो है वो चंडीगढ़ के अंदर जो आमतौर पर एवरेज से ज्यादा जो टूरिस्ट है वो देखे जा सकते हैं। जी, एक और अपडेट ओपी आपसे लेना चाहेंगे कि ठंड तो है, इस वजह से क्या ट्रेन और फ्लाइट जो है क्या इन्हें रद्द किया जा रहा है या फिर या लेट चल रही है, नहीं चल रही है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दीजिए, जानकारी हमारे दर्शकों को भी पहुंचाइए। देखिए आने अगर हम 3 दिन पहले तक की बात करें तो चंडीगढ़ में कुछ फ्लाइट के ऊपर असर पड़ा था, लेकिन अब जैसे सुबह ही धूप निकल जाती है और मौसम जो है वो साफ हो जाता है तो उसके बाद जो है फिलहाल फ्लाइट्स को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सभी फ्लाइटें अपने निर्धारित समय पर आना और उनका जो है लैंड होना जो है और फ्लाइट लेना वो बिल्कुल सामान्य हो गया। यात्रियों को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एक हफ्ते पहले जो एक तेज न्यूनतम टेम्परेचर में जो है कमी आई थी, एक कोहरा जहां एयरपोर्ट के आसपास का जो एक मतलब किसानी इलाका है वो, तो उसकी वजह से वहां पर जो है कुछ फ्लाइट्स जो है वो जरूर रद्द हुई थी। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो 12 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक के बीच में जितनी भी फ्लाइट थी वो आमतौर पर हमेशा ही उड़ी हैं। लेकिन इससे पहले ऐसे बात की अगर कोई फ्लाइट थी तो विजिबिलिटी के चलते जो है वो उनको उड़ान नहीं भरने दी गई थी। जी, अगर ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनें समय पर पहुंच रही हैं चंडीगढ़ में? देखिए चंडीगढ़ में ट्रेनों का कोई ज्यादा इतना असर नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर कुछ सिलेक्टिव ट्रेन भी आती हैं। हाँ, अगर ट्रेन चंडीगढ़ में
से जो ट्रेनें निकलती हैं वो राइट टाइम निकलती है, लेकिन अगर कोई ट्रेन लुधियाना से आ रही है या अगर कोई ट्रेन पानीपत या सोनीपत पलवल वगैरह से आ रही है तो धुंध के चलते अगर वहीं से लेट आती है तो जाहिर सी बात है अगर उसका जो आने का और जाने के डिफरेंस में ज्यादा अंतर नहीं है तो वो ट्रेन जो है जाहिर सी बात देती है। लेकिन चंडीगढ़ से जो ट्रेनें निकलती हैं बाकी पंजाब हरियाणा या हिमाचल के लिए उन ट्रेन के को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, तो फिर मतलब रिपोर्टर जैसे हमारे ओपी शर्मा रिपोर्टर बता रहे हैं कि इस वक्त चंडीगढ़ में बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप टूरिज्म कर रहे हैं, अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आप घूमना चाहते हैं चंडीगढ़ में तो फ्लाइट्स भी टाइम पर हैं, ट्रेनें भी टाइम पर चल रही हैं, किसी भी यातायात में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बेशक चंडीगढ़ जाकर इस वक्त घूम सकते हैं। जगदीश, आपके पास आएंगे सीधा। जैसे कि हम पिछले कई दिनों में बात कर रहे थे कि रैन बसेरों की तैयारियां जो है प्रशासन के द्वारा सही समय पर सही ढंग से नहीं की गई है, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं कि रैन बसेरा उनके लिए जो है व्यवस्था किया गया है और उनको जाकर किस तरह से और किस जगह पर रैन बसेरे की जो भी व्यवस्था है मिल पाएगी। इस बारे में क्या कुछ अपडेट आ पाई है? क्या कुछ व्यवस्थाओं पर कुछ सुधार किया गया है प्रशासन द्वारा? जी नया बिल्कुल, अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली का प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। रेल बसेरा यूं का त्यों बना हुआ है, ना ही तब वहां पर कोई चौकीदार का प्रबंध किया गया है, ना ही कोई खान पान का प्रबंध किया। हालांकि देखने को मिलता है कि जैसे ही शाम डलती है तो रेल बसेरों पर ताला लगाकर जो कर्मचारी हैं चले जाते हैं। ना तो कोई होर्डिंग, ना कोई बोर्ड, ना ही कोई रेलवे स्टेशन पर, ना ही कोई बस स्टैंड पर कोई बोर्ड लगाए गए हैं, ना ही कोई कर्मचारियों के द्वारा जो प्रवासी मजदूर खुले आसमान में झोपड़ी डालकर रातें काट रहे हैं उन तक कोई संदेशा भेजा गया है। किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। हालांकि उपमंडल अधिकारी जरूर एक दो बार औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं कि हम औचक निरीक्षण किया है, हमने देखा है, इस तरह का मीडिया के माध्यम से जरूर प्रचार करवाने के लिए, फोटो करवाने के लिए जरूर कर्मचारी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई खास प्रबंध है जो नहीं किए गए हैं और लोगों को जानकारी नहीं दी गई है। इवन की शहर के लोगों को ही नहीं पता कि रेन बसेरा कहाँ पर बना हुआ है, जबकि रेन बसेरा नगर पालिका में बना हुआ है। जो रेन बसेरा को बस स्टैंड या कहीं रेलवे स्टेशन के पास बनना चाहिए और लोगों तक प्रचार होना चाहिए। चलो जगह नहीं है, मान लो मान के चलते हैं कि रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर नहीं बन पाया, लेकिन अगर नगर पालिका में रेन बसेरा बना है तो कम से कम बस स्टैंड पर रेलवे स्टेशन पर पोस्टर वगैरह लगने चाहिए कि रेन बसेरा बना हुआ है। बना के अधिकारी कर्मचारी से नंबर देने चाहिए कि रेन बसेरों में देर रात्रि रुकने के लिए या ठंड से बचने के लिए इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कॉल कर सकते हैं। इस तरह के कोई प्रबंध है, खास प्रबंध नहीं किए गए हैं। कालावाली प्रशासन की बात करें तो कालावाली प्रशासन इस बात को लेकर आंखें मूंदे हुए हैं। जी लाया। जी जगदीश, कब तक जो है ये ठंड का प्रकोप जारी रहेगा कालावाली में? क्या कुछ अपडेट उस पर आप हमें दे सकते हैं? अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली बिल्कुल पंजाब बॉर्डर पर सटा हुआ है। चारों तरफ जो है नहरें लगती हैं और खुदे अगर झोला की खेती की बात की जाए या पानी खेतों में लगता है तो उसको लेकर ठंड की बात की जाए तो 15 फरवरी के करीब लगभग जो मौसम विभाग की बात भी करें तो उनकी ओर से यही संदेश जारी किया गया कि 15 फरवरी तक जो है ठंड पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं कोहरा जो कालावाली में सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है खेतों में पानी लगता है और पानी वाले क्षेत्र में ज्यादातर कोहरा देखा जा रहा है। और सर्दी जो है ज्यादातर अगर कालावाली की बात करें तो पंजाब के साथ लगता है क्षेत्र है, तो सर्दी यहाँ पर हमेशा ही ज्यादा देखी जाती है। जी लाया। फिर रोकना चाहूंगी, मैं अपने दर्शकों को सीधा लिए चलूंगी लाइव, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर लाइव चर्चा कर रहे हैं। लगातार जारी है, आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं किस तरह से कोहरा बढ़ा हुआ है और लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं इस ठंड की वजह से। हमारे रिपोर्टर्स ने आपको सभी अपडेट दिए कालावाली से, पलवल से, चंडीगढ़ से, कि वहां पर भी ठंड की वजह से यातायात नियमों पर खासा असर पड़ रहा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। 18 घंटे बाद फिर से ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। कई उत्तर भारत के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के भी आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं इसी बीच दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है,
आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई, कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा। फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है, यार देखो कल तो कर नहीं पाए, आज करूंगा। तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, मां बाप प्रेशर पैदा करते हैं। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों सोता रहा, चलो जल्दी उठते नहीं हो, पता नहीं एग्जाम है। और यहां तक कहते हैं, देख वो तेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है, रनिंग कमेंट्री, और कभी मां थक जाती है तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, कभी पापा थक जाते हैं तो बड़े भाई की कमेंट्री शुरू हो जाती है, और वो अगर कम पढ़ता है तो स्कूल में टीचर की। फिर या तो कुछ लोग ऐसे हैं, जाओ तुमको जो करना है कर लो, मैं अपना ऐसे ही रहूंगा। कुछ लोग इसे सिंसियर लेते हैं, लेकिन ये दबाव का दूसरा प्रकार है। तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं, समझ का अभाव है, और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं। जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। उसकी एक सिस्टमैटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली से सीधा बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा लाइव देख रहे थे। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।